मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मैं हमेशा आपसे आग्रह ही करता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर है और वास्तविक कुंडली का ही अधिकतर होता है और आप लोगों की कुंडलियां हैं। ये पिछले मैंने एपिसोड में किया, उन्हीं की कुंडलियां चल रही है। तो बात करते हैं क्या है दर्शकों। ये लगन के 12 भाव है। ये लगन का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, पराक्रम का, घरेलू सुख का, शिक्षा संतान का, रोग शत्रु ऋण का, जीवन साथी का, आयु का, भाग्य भाव है। ये है कर्म भाव। एक्चुअली ज्यादा परेशानी लगन की कर्म भाव की है और खर्च की है। तो द्वादश भाव खर्च का भाव है, आमदनी का भाव भी है। ये सब चीज चाहिए। जब जहां तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दो चीज रह जाती हैं, उसकी शादी हो और अच्छा व्यवसाय हो तो ठीक रहता है जीवन, और फिर व्यवसाय तो जीवन भर चाहिए। तो उसमें दसम भाव का बड़ा महत्व है। महत्व दसम से दसम सप्तम भाव का भी है, महत्व सभी भावों का है। अगर सभी का वर्णन लगेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, अगर दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, लगन कुंडली कोई भी हो, तो दसम भाव कर्म भाव है और द्वितीय धन का भाव है। तो कर्म करने वाला अगर धन के भाव में आकर के बैठ जाए तो उसको ये पता है कि मैंने ये धन कितनी परेशानी से कमाया है। यहां पर आप सोचिए, जो कर्म करने वाला है वो धन के भाव में आकर के बैठ जाए तो उसको पता है मैंने ये धन कितनी परेशानी से कमाया है। तो बहुत कम खर्चीला करेगा, खर्च रोक रोक के करेगा, देख करके खर्च करेगा। चाहे लोग उसको कंजूस बोले या कुछ ही बोले, जरूरत के हिसाब से खर्च करेगा, बेकार की खर्च हिसाब से नहीं करेगा। क्यों? उसने मेहनत करके धन कमाया है, तब वो धन पर बैठा है। बिना मेहनत के धन कमाएगा तो अनाज शराब खर्चा कर देगा। तो धन भाव का स्वामी अगर यहां पर बैठा हो, अल्पभोजी होता है, आलसी भी हो जाता है, लेकिन धन संग्रह करने वाला होता है और धन को सोच समझ के खर्च करता है। चाहे लोग कंजूस बोले या कुछ ही बोले, वो बात अलग है। दूसरी बात करते हैं, अगर धन भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए, देखिए क्या करिश्मा है। दसम भाव का स्वामी धन में चला गया और धन भाव का स्वामी छठे में आ जाए। छठा भाव क्या है? रोग शत्रु का है, खर्च। धन भाव खर्च का है तो उन पर खर्च होगा और सीधा यहां से सप्तम दृष्टि से देखा, खर्च भाव को देखेगा। लगन कुंडली कोई भी हो, अगर किसी की ज्यादा दृष्टि होती है वो एक अलग बात है, लेकिन साधारण तौर पर आपका दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो खर्चा कम करने वाला होता है, अल्पभोजी होता है, आलसी भी हो जाता है, सोच समझ के खर्चा करता है, क्यों कुटुंब को संभालता है और धन का उसको पता है कि मैंने परिश्रम से कमाया है, अनाज साफ नहीं करता। लेकिन धन भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाए तो रोगों पर खर्च होगा, शत्रुओं पर खर्च होगा, या फिर द्वादश भाव को देखता है तो अधिक खर्चा हो जाएगा। तो खर्चा अधिक हो जाता है और दसम भाव का स्वामी धन भाव में बैठे तो धन को सोच समझ के खर्च करता है, फिर भी खर्च हो जाता है। तो इन्हीं कुछ बातों पर विचार करेंगे। और कुंडली में योग है, सबसे बड़ा योग है, मैंने पहले भी आपको कहीं बताया, वंश परंपरागत योग। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा राहु का 50 योग है तो उसके कारण, जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनको मालूम है, मैंने कई बार बता दिया, जब भी ऐसी वीडियो आती है मैं वास्तविक बताता हूं। पूर्व जन्म में किसी निर्दोष स्त्री पर आपने अशुभ आरोप लगाया, व्यभिचारी का, और किसी ऐसा है स्त्री का धन संपत्ति को आपने हड़प लिया। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म अच्छे कीजिए, हमारे साथ कर्म जाएंगे। ये संपत्ति आमतौर पर हमने देखा है, जब हम मकान बनाते हैं और आसपास में जो घर होते हैं तो उस मिस्त्री को बोलते हैं 2 इंच इधर सरका लो, 2 इंच उधर कर लो, कुछ नहीं होगा, सब यहीं रखी रह जाएगी, वो वंश परंपरागत में रोग में आ जाएगा। और ऐसा ही जातक के साथ में है। और चंद्र राहु का योग 7 पीढ़ी तक चलता है, 7 पीढ़ी तक। उसके कुल में कितने भी अच्छे शुभ योग होने दो, लेकिन परेशानी आती है, दाम्पत्य जीवन उसका बिगड़ जाता है, बाधाएं आती हैं
और अकाल मृत्यु भी हो जाती है, पिशाच बाधा भी हो जाती है, मतलब कुछ भी कह लो, उसका जीवन तटभ्रष्ट हो जाता है, उसके जीवन में सुख में जीवन नहीं रहता अगर चंद्रमा राहु का पिशाच योग आपका आ गया तो वो 7 पीढ़ी तक रहता है। वो भी कुंडली में है तो वो भी बात करेंगे। वंश परंपरागत रोग, कुटुंब से परेशानी, खर्चा अधिक, व्यवसाय कमजोर, पिशाच योग भी आ गया। जातक का जन्म 18/12/1976 कृष्ण पक्ष द्वादशी विशाखा चंद्र 1 शनिवार को हुआ। ये करीब सुबह 6:45 बजे का जन्म है। जन्म के समय पर मकर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 36 डिग्री है। मंगल लग्नेश बना और लगन में ही है। 26 डिग्री 5 मिनट लेकर के सूर्य अस्त है। सूर्य की 2:42 डिग्री है। मंगल अस्त हो गया, लग्नेश अस्त हो गया। जब लग्नेश अस्त हो गया, कुंडली का संचालक लग्नेश है, कुंडली का ड्राइवर लग्नेश है, नेता लग्नेश है। जब वही अस्त हो गया तो फिर कुंडली में एक मुरझाया फूल की तरह हो गया। और सूर्य 10वें भाव का स्वामी सूर्य यहां पर है। जैसा मैंने आपको बताया कि कमाने वाला धन को सोच समझ के खर्च करेगा, अल्पभोजी भी होता है और कुटुंब के भाव में कुटुंब की देखरेख भी करेगा। अभी तक यहीं तक बताता हूं, अगर सभी का ही है, बाद में जब ग्रह पलटी होगा उस टाइम पर बताऊंगा, फिर देखना ये होगा। 3रे भाव में सुख अच्छी राशि में है, 7वें भाव का है, कोई दिक्कत नहीं है। 6ठे भाव में द्वितीय भाव का स्वामी गुरु आ गया, वक्री है, 28 डिग्री लेकर के, वहीं पर केतु भी है। गुरु की भी पंचम दृष्टि यहां पर पड़ती है 10वें भाव पर। पिता के सम्मान में और व्यवसाय में मदद करता है, लेकिन खर्च के भाव पर पड़ती है सीधी दृष्टि। खर्चा भी अधिक करता है। यहां से खर्चा लेगा, रोग शत्रुओं पर खर्चा करेगा और सीधा खर्च कर देगा। गुरु खर्चा कर देगा। अब केतु भी यहां हो गया और गुरु भी यहां हो गया, यहां पर दोनों खर्चा करने वाले आ गए। काम करने वाला एक सूर्य आया और गुरु की दृष्टि है, गुरु भी कर रहेगा। उसके बाद शनि की बात करें तो शनि 10वें भाव में तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो यहां पर भी आमदनी शनि देगा। मित्र राशि को देख रहा है, शनि आमदनी देगा। आमदनी भी हो रही है और धन आ भी रहा है। अभी तक यही मैंने एक चीज बोला, आप रुक जाओ, बाद में बताऊंगा। जब हम नवास देखते हैं, नवास अगर कुंडली देखते हैं तो 10वें भाव का स्वामी सूर्य विष नवास में आ गया। सूर्य ग्रह का राजा है। जब विष नवास में आ गया तो ग्रह का सिद्धांत यह है, वो अपने कारत्व में हानि करेगा और कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उससे भी संबंधित हानि करेगा। तो जो मैं बता रहा था कि 10वें भाव का स्वामी शनि सूर्य यहां आ गया, तो वो तो हानि कर रहा है भाई, हानि पर प्रभाव देगा, अच्छा वाला प्रभाव नहीं देगा, हानि पर प्रभाव देगा। जब सूर्य ही हानि पर दे गया तो 10वें भाव का स्वामी है, तो फिर कैसे होगा। सूर्य के विष नवास में आने से सारा पासा पलटी हो गया। पुष्कर नवास में शुक्र और बुध गुरु है। अभी शुक्र और बुध गुरु, शुक्र क्या कारक है? विवाह का कारक है। पुरुष जातक के लिए, पुरुष की कुंडली है, दाम्पत्य सुख देने वाला है और अपने भाव को ऊंचा उठाने वाला है। तो दाम्पत्य सुख देने वाला 7वें भाव का स्वामी है और फिर खर्चा करने वाला, सुख तो खर्चा भी करेगा भी। शुक्र अपना पुष्कर नवास में है। बुध की बात करें तो बुध 6ठे भाव का, एकादश भाव का स्वामी धन भाव में है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। वाणी भी अच्छी होगी द्वितीय भाव में, मतलब बुध भी अपना उसमें देगा। और गुरु भी पुष्कर नवास में आ गया। गुरु भी जब पुष्कर नवास में आ गया तो गुरु का क्या कारक है? धन का कारक है। गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है, आध्यात्मिक का कारक है, नीति का कारक है। तो नीति से धन तो कमाएगा, यहां पर भी देख भी रहा है, नीति से कमाएगा और धन का स्वामी भी है, धन भी आएगा। लेकिन आया जितना खर्च कर देगा, 4 ग्रह खर्च करे, केतु भी खर्च करा, गुरु भी खर्च करा, 4 ग्रह खर्च कर रहे हैं, 4 ग्रह खर्च करे। समस्या कहां आ गई? सूर्य के विष नवास में समस्या आ गई, क्यों? सूर्य नहीं चाहता, बात आ गई। दूसरा जो मैंने ग्रह बताया, कितना भी सूर्य चाह लो, कितना भी कोई कुछ कर लो, जब ये चंद्रमा राहु का यहां पर पिशाच योग है,
इसकी शांति नहीं हो जाती 7 पीढ़ी तक यानी गरीबी दरिद्रता में ही जीवन यापन करना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आएगी, व्यवसाय में भी परेशानी आएगी, चलेगा नहीं, चाहे कारण कुछ भी बनो। मैंने बहुत कुंडलियां देख ली हैं। अगर सूर्य विष नवास में नहीं भी होता तो भी ये जो 50 योग है ये पूरी कमाई को खा जाता। अब गुरु छठे भाव में आ गया, कुटुंब से परेशानी है, क्यों लुक आफ्टर करना पड़ रहा है, अधिक खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन विष नवास में आ गया तो चलो शिक्षा में संतान में अच्छा कर देगा, लेकिन खर्चा तो कर रहा है। और सूर्य विष नवास में आ गया 10वें भाव का स्वामी, फिर वही बात आ जाती है, अगर राजा तो नहीं चाहता तो फिर गुरुदेव कैसे देंगे, वहां पर ये समस्या आ जाती है। तो इस कंडीशन में सूर्य नहीं चाहता, चंद्रमा नहीं चाहते और राहु पितामह है, पितामह नहीं चाहते। जो कुछ काम चल रहा है ये गुरु की, शुक्र की, ये जो बुध है जो पुष्कर नवास में आ गए, उनके हिसाब से काम चल रहा है। वंश परंपरा दोष से वो जातक निर्धन ही रहेगा, जीवन संघर्षशील रहेगा। जब तक इस दोष का उपाय नहीं कर लेगा, जब तक उसको शांति नहीं होगी। दर्शकों, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, कोई आप जप कर लो या कुछ भी कर लो, भारतवर्ष में 64 जगह पर है, वहीं पर इसकी शांति होगी। किसी 65वें जगह पर कहीं भी कर लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप इसका 50 योग का पर्व पितृ दोष है, शापित है कुंडली, 7 पीढ़ी के लिए शापित है। ये हमारे पास कोई हुनर नहीं है, ये हमको अभी तक कहीं भी नहीं मिला। हमने काफी कोशिश की, तो हमारे पास कोई ऐसी शक्ति तो है नहीं जो आंख बंद कर हमें पता चल जाए अब कौन सी पीढ़ी चल रही है। लेकिन शास्त्र बताता है, शास्त्र में लिखा रहता है कि इसका प्रभाव 7 पीढ़ी तक रहता है। पीढ़ी में कितने भी अच्छे योग लेकर के जनरेशन आएगी तो वो इसी तरह से ही परेशान होकर के अपना काम करके चली जाएगी और वो दोष खड़ा का खड़ा रह जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे दोष के जल्दी से, ये भी एक किस्म से पितृदोष है, पितृदोष निवारण कीजिए और लगातार सूर्य को जल दीजिए, और मंगल का रत्न लगन में धारण कीजिए, गले में धारण कीजिए। मंगल की अस्त है, आप कीजिए। मेरा नंबर यहां पर रहता है हमेशा, आप श्रद्धा से कीजिए। किसी जगह पर 3 महीने के बाद मुझे फोन करके बताना, आपको आराम लाभ की प्राप्ति होते चली जाएगी, ताकि उसका रिजल्ट का प्रतिफल हमको भी पता चले क्या है। बाकी लोगों से पता चलता है, जिसको बताते हो कर क्या है, तो आप भी करके देखिए, आप भी बताइए, आपकी खुशी से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। और ऐसी जगह पर दर्शकों बड़ी सी बोरी लेना, बोरी में श्रद्धा भर के लेके जाना है। श्रद्धा से ही आप भी कर सकते हो, किसी पंडित जी या किसी ज्योतिषाचार्य के बस की बात नहीं, वो सिर्फ आप ही हो करने वाले। जिसकी कुंडली में है वही कर सकता है, और उसी को भगवान तथास्तु अवश्य बोलेंगे, क्यों भगवान ने कहा है अब तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो अपने आपके पूजा पाठ का जो भी आप काम करोगे उसका कर्जदार नहीं रहना चाहता, वो फल दे देता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, तो आप भी करके देख लिए, आपकी भी राह आसान होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।